हेलो एवरीवन। आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है बाकी दूसरे एग्जाम्स के साथ साथ जो है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में सीधे सीधे बोल्डली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है हमारे पॉलिटी की सिलेबस में इंक्लूड किया गया है 2020 के बाद। और जिन छात्रों ने 2020 का और 21 का प्रीलिम्स का पेपर दिया है तो ये एक चीज़ बहुत ही अच्छे से महसूस की होगी कि आयोग ने जो भी टॉपिक जो है छोटे टॉपिक अगर अपने सिलेबस में दिए हुए हैं तो उनसे जो है वो डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि आपने 2020 के प्रीलिम्स के पेपर में एक सवाल देखा होगा कि आयोग ने एक सवाल पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, तो हमने हर बुक में जो है यूजुअली जो है एचसी मुखर्जी को ही पढ़ते चले आ रहे थे, बट उसका आंसर जो है फ्रैंक एंथनी था, जो कि जिन बच्चों ने बहुत ही डेप्थ में तैयारी की होगी या फिर रैंडम कहीं उस नाम को पाया होगा उनसे ही वो सवाल जो है उसको वो लोग टैकल करने पाए थे। बाकी जो है जनरल जिन्होंने लक्ष्मीकांत तक में, इनफैक्ट लक्ष्मीकांत जिसको बाइबल ऑफ पॉलिटी कहा जाता है उसमें तक जो है फ्रैंक एंथनी का नाम नहीं था। इसी प्रकार जो है 2021 में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी सेटिंग में जो है वो चीज़ पास की गई थी, तो लिटरली उसमें मैक्सिमम बच्चों के वो सवाल भी गलत हुए थे, क्योंकि आप जनरली पढ़ के जा रहे हो, सेटिंग्स वगैरह आप उतने डेप्थ में जाके चीज़ों को नहीं देख रहे थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सारी चीज़ें जो हैं छोटे टॉपिक्स हैं बट इनके डेप्थ से क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को थोड़ा सा डीपली कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपके एग्जाम में ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने के पहले इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर जो है आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारा सवाल है कि इनमें से कौन सा एक्ट जो है मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बेसिस में बना हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सभी को पता ही होगा। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बेसिस में कैसे बना है, तो आइए अब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए, ये जो मॉन्टेग्यू थे, जिनका पूरा नाम एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू थे, उनको जो है भारत का यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है कब बनाया जाता है, जून 1917 में बनाया जाता है। किसके स्थान पे बनाया जाता है, तो इनके पहले जो पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उनका नाम था ऑस्टिन चैम्बरलियन था, उनके स्थान पे जो है मॉन्टेग्यू को जो है सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया बनाया जाता है। अच्छा, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मॉन्टेग्यू की फोटो नहीं है, आप ही अपन ओरिजिनल फोटो जो है आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो मॉन्टेग्यू जो है ब्रिटिश कैबिनेट के सामने जो है अपना एक प्रस्ताव रखता है, जिसमें वो स्वशासन की दृष्टि से भारत में मुक्त संस्थानों के क्रमिक विकास की स्थापना की बात करता है। अब आपको लग रहा होगा कि एकदम से जो है ब्रिटिश कैबिनेट में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत में जो है सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन की एकदम से बात क्यों होने लगी। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड वॉर वन में जो है इंडिया का पार्टिसिपेशन, मतलब इंडिया के पार्टिसिपेशन की जो इंपॉर्टेंस थी उसको देखते हुए जो है ये सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं जो है इन सारी चीज़ों की बातें शुरू होती हैं ब्रिटिश कैबिनेट में। आपने इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो है एक कैरेट स्टिक करके एक पॉलिसी पढ़ी होगी, तो ये भी सम सॉर्ट ऑफ जो है उसी का ही कॉन्सेप्ट था, उसी का ही आउटकम था, जिसमें ब्रिटिशर्स का क्या पॉलिसी अपना रहे थे कि एक हाथ से वो आपको एक झुनझुना यानी सॉर्ट ऑफ एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे थे इंडियंस को, और दूसरे हाथ से जो है वो डंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके प्राइम एग्जांपल क्या हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक टाइप का जो है कैरेट हो जाता है, और स्टिक यहाँ क्या हो जाता है, हमारा रॉलेट एक्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो है वो स्वशासन की बात कर रहे हैं, भारत में जो है एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है रॉलेट एक्ट जैसे अधिनियम ला के जो है भारतीयों के दमन की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ जो है दोनों कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी जो है एक मिक्स पॉलिसी चलाने की जो है ब्रिटिशर्स की एक कोशिश थी, जिससे जो है वो भारत में अपना होल्ड और मजबूत करने पाए। तो अब मॉन्टेग्यू के इस प्रपोजल के बाद जो है ब्रिटिश कैबिनेट में थोड़ी सी मॉन्टेग्यू की जो है वाहवाही होने लगती है। तो हमारे जो चेम्सफोर्ड भैया थे जो इंडिया में वॉइस रॉय थे, ये कब से कब तक थे, ये 1916 से लेके 1921 तक थे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया जो है कब से कब तक थे, ये 1917 से लेके 1922 तक थे। तो हमारे जो चेल्मू भैया है उनको थोड़ा सा ये लग जाता है कि यार भाई मॉन्टी जो है अपना पूरे के पूरे नंबर बढ़ाए ले रहा है ब्रिटिश कैबिनेट में, तो उनको लगता है मुझे भी कोई ना कोई एक एडवाइस जो है इसमें ऐड ऑन कर देनी चाहिए। तो चेम्सफोर्ड जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहते हैं ब्रिटिश कैबिनेट से कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। Not bad, not bad. Now you.
तो चेम्सफोर्ड कहते हैं कि जो मॉन्टी ने कहा वो तो ठीक है कि भाई ठीक है सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, पर लेकिन एकदम से स्वशासन की बजाय जो है हमें धीरे धीरे भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी पहले बढ़ानी चाहिए, फिर धीरे धीरे जो स्वशासन संस्थानें हैं उनका धीरे धीरे विकास करना चाहिए, फिर उसके बाद कहीं जाके जो है हमें एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी चाहिए, वो भी ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन। तो ये जो सुझाव है ये हमारे जो वॉइस रॉय चेम्सफोर्ड जो है ऐड ऑन करते हैं किसके, मॉन्टेग्यू के सुझाव के साथ में। और दोनों की कंबाइंड रिपोर्ट को जो है मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं, जिसके बेसिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनता है। तो इसी के बेसिस में जो है 20 अगस्त जो है 1917 को मॉन्टेग्यू ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश की नीति का लक्ष्य है भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, जिसे हम जो है ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917 के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो अब हम ओरिजिनल पिक्स देख लेते हैं हमारे मॉन्टी और चैल्मू भैया की। अब ये जो पिक आप देख रहे हैं ये कौन थे, ये डेविड लॉयड थे। ये उस टाइम के जो है तत्कालीन जो है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्होंने किन की अपॉइंटमेंट की थी, वॉइस रॉय की, जिसका नाम क्या था, चेम्सफोर्ड था। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था 1916 से लेकर 1921 तक था। और जो सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया थे ये थे हमारे मॉन्टेग्यू, जिनका जो है कार्यकाल था 1917 से 1922 तक था। अच्छा, इसी टाइम में जो ब्रिटिश क्राउन कौन थे उस टाइम में, जॉर्ज 5 थे। तो ये चीज़ भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। अब रिपोर्ट आने के पहले जो है स्वशासन की बात सुन के जो है इंडियंस काफ़ी खुश हो जाते हैं, फिर ब्रिटिश की तरफ से एक रिस्पांस आ जाता है कि ये पिक्चर जो है आपको सुनाई तो दे ही रही होगी कि रुको ज़रा ज़रा सब्र करो, कि अभी रिपोर्ट आने दो, उसके अंदर की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या जो है उसमें नियम है वो भी तो देखो ज़रा। अच्छा, तो ये जो अभी हमने देखा है कि जो मॉन्टेग्यू थे वो जो है भारत में मुख्य संस्थानों के क्रमिक विकास की दिशा में काम करने के उद्देश्य के बारे में बताया है। वहीं जो है चेम्सफोर्ड ने जो है भारतीयों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए जो है अपने रिपोर्ट में बताया था। तो ये चीज़ जो है अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस कर ली है। अच्छा, इनकी जो रिपोर्ट है वो एक ड्यूक मेमोरेंडम करके है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, नहीं तो सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कि ड्यूक मेमोरेंडम किससे रिलेटेड है, वो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ड्यूक करके एक बंदा था जिसने हेल्प की थी इस मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए कि अगर एग्जाम में आता है कि ड्यूक मेमोरेंडम जो है किस एक्ट से रिलेटेड या फिर किस रिपोर्ट से रिलेटेड है, तो हमारा मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को जो है हम शॉर्ट में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट बनी थी इसके अंदर कुछ कमिटीज़ भी थी। तो कमिटीज़ जो है कौन कौन सी कमिटीज़ थी, एक फ्रेंचाइजी कमेटी थी, उसका जो हेड कौन था, लॉर्ड साउथ ब्रो था। दूसरा एक फंक्शन कमेटी बनी थी जिनके जो हैं हेड थे रिचर्ड फीटम करके थे। और तीसरी कमेटी थी हमारी होम एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको जो हेड था लॉर्ड क्रीव करके थे। तो ये 3 कमिटीज़ थी जो कि इस रिपोर्ट में हेल्प की थी इस रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करने में। यहाँ ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, थोड़ा सा याद करने का है। चलिए, अच्छा, ये सेशन जो है हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। आपको हिंदी इंग्लिश के दोनों के कंटेंट जो है पैरेलली मिलेंगे। और इस सेशन का भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक दी गई हुई है। आप वहाँ से जाके जो है इस सेशन का जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो जब ये रिपोर्ट आती है तो फिर इंडियंस की रिएक्शन क्या होता है। तो जो आईएनसी जो हमारी एक प्रमुख जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसका जो एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है, अगस्त 1918 में। कहाँ बुलाया था, बॉम्बे में। प्रेसिडेंट कौन था उसका, हसन इमाम जो हैं। ठीक है, एक 1917 में होते हैं, उसकी प्रेसिडेंट जो है एनी बेसेंट थी। और ये 1918 में स्पेशल सेशन है, ये चीज़ याद रखिएगा, स्पेशल सेशन है। कब होता है, अगस्त 1918 में होता है। किसके प्रेसिडेंसी में होता है, हसन इमाम की प्रेसिडेंसी में होता है। अब ये इस रिफॉर्म को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है टोटली रिजेक्ट कर देती है और इसको एक डिसअपॉइंटिंग और अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट मतलब रिफॉर्म जो है बताया जाता है इसको। और क्रिटिसाइज करते हैं कि किधर है किधर है रादर देन डेवलपिंग जो है ग्रेजुअल डेवलपिंग और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, वो जो है एक सीधे जो है बेटर सेल्फ गवर्नमेंट जो है इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं। तो इसी रिपोर्ट को जो है कुछ रिएक्शंस आते हैं हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स के तरफ से। तो जो हमारा पहला रिएक्शन का स्टेटमेंट आता है, तो किसने ये स्टेटमेंट दिया था, इस बेसिस में भी क्वेश्चन हमारे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में बन सकते हैं कि अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट, जो है ये किसने कहा था और किस एक्ट के लिए कहा था। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बन सकती है कि अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट जो है ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट हमारी एनी बेसेंट का, ये जो पिक आप देख रहे हैं ये हमारी एनी बेसेंट है। ये स्टेटमेंट इनका है, कौन से चीज़ के लिए था, ये जो है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट थी ये उसके खिलाफ था। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं, अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन, यानी अयोग्य और निराशाजनक एक सूरज विहीन शाम। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक भी जो है इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं।
और ये तीसरा स्टेटमेंट ये क्रोनोलॉजी वाइज जो है इस पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, बट 1923 में जो अम्बेडकर जी ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को किस तरीके का उपाधि दी थी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। किसने जो है, अम्बेडकर जी ने एक लेक्चर में जो है स्टूडेंट्स से डिस्कस करते वक्त जो उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कहा था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए, अब आईएनसी के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो आईएनसी जो है यूजुअली इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है, बट लेकिन आईएनसी में दो सेक्ट थे आपको, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ पास भी आके जो है दो सेक्ट में उधर भी उनके व्यूज़ बट जाते हैं। जो मॉडरेट्स रहते हैं उनको ये रिफॉर्म अच्छा लगता है, जो एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं वो उस रिफॉर्म को, इस रिपोर्ट को, मॉनफोर्ड रिपोर्ट को जो है वो लोग रिजेक्ट करते हैं, कि उसका अपोज करते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है। तो इधर इस इमेज के थ्रू भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास फिर से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दो सेक्ट में बट जाती है। मॉडरेट्स वेलकम करते हैं और जहाँ एक्सट्रीमिस्ट है वो अपोज करते हैं। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। इस के आगे बढ़ने के पहले एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए, इसको अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, फिर आगे वाली स्लाइड में जो है हम इसका आंसर भी देखेंगे। तो चलिए, आई होप आपने जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि हु फाउंडेड इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इनमें से जो है किसने जो है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए है हमारा सूर्यनाथ बैनर्जी, ऑप्शन बी हमारा एनी बेसेंट, ऑप्शन सी हमारा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है हमारा सी.डी. देशमुख। तो इसका जो सही आंसर है हमारा सूर्यनाथ बैनर्जी। तो आइए देखते हैं कैसे क्या क्यों हुआ था। तो अब अभी हमने देखा कि मॉडरेट्स जो हैं इसके फेवर में थे और सूर्यनाथ बैनर्जी जो है मॉडरेट्स में ही आते थे। उनके साथ जो है कुछ और लोग थे, वो मिल के जो हैं एक इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना करते हैं, जिसे हम INLF के नाम से भी जानते हैं। अब कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे, तो तेज बहादुर सापरू थे, VS श्रीनिवास शास्त्री थे, MR जयकर थे। तो ये जो है इनके साथ में ही सूर्यनाथ बैनर्जी के साथ में मिलकर जो है इसकी स्थापना की जाती है। इसी तरीके का एक और जो है हमारी स्वराज पार्टी भी 1923 में भी फॉर्म होती है। ठीक है, तो वो पॉइंट भी आप याद रखिएगा, बट वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं थी। तो चलिए, तो हमने यहाँ जो है एक्ट के पहले की थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देख ली। अब हम थोड़ा सा एक्ट पे आते हैं कि एक्ट हमारा क्या है, कैसा है। तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको जो रॉयल एसेंट जो है कब मिला था, जो है उसको 23 दिसंबर 1919 में मिला था। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको भी मगअप कर लीजिएगा कि रॉयल एसेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कब मिला था, 23 दिसंबर 1919 में मिला था। इस एक्ट में जो है कितने सेक्शन थे, इस एक्ट में आपके 47 सेक्शन थे। ये चीज़ यूजली आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। हमारी टीम जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके इस पॉइंट में ये सारे जो भी फैक्चुअल डेटाज आपको दिख रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने लाए गए हैं। तो इसके जो सेक्शंस हैं इस एक्ट में जो है टोटल 47 सेक्शन थे, और शेड्यूल की बात की जाए तो इसमें 5 शेड्यूल्स थे। तो ये एक्ट जो है 47 सेक्शन, 5 शेड्यूल्स, और रॉयल एसेंट का मिला था 23 दिसंबर 1919 में मिलेगा। तो ये यहाँ 3 फैक्ट हैं, ये तीनों फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद में रखिएगा। चलिए, तो अब हम जो है इस एक्ट के फीचर्स देख लेते हैं। तो इस एक्ट का भी एक प्रियम्बल था, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। बट हाँ, ये पॉइंट था कि इस एक्ट में भी प्रियम्बल था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को बताता। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी भारत में उत्तरदायी पूर्ण सरकार की क्रमिक शुरुआत करना। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मोटो था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था। और इस एक्ट का भी एक मेन बस पॉइंट याद रखिएगा, इस एक्ट में भी एक प्रियम्बल था, जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये दोनों सारी चीज़ें थी। चलिए, तो अब हम अपना अगला फीचर इस एक्ट का देख लेते हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी प्रांतीय सरकार में दो सेक्ट, एक हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी जो है, और दूसरा जो है हमारा विधानमंडल हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम ब्रीफली आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अभी थोड़ा सा आप जो है पॉइंट वाइज देख लीजिए, जो कि हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्ट के थ्रू जो है डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, यानी द्वैत शासन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, इसके जो है दोनों हिंदी इंग्लिश में आपके दोनों के कंटेंट हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी उनको ले सकते हैं। हम किसी भी एक स्लाइड में आके वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि दोनों मीडियम के छात्र, चाहे आप इंग्लिश मीडियम को या फिर हिंदी मीडियम के हों, दोनों के लिए ये चीज़ें जो है थोड़ा सा ईजी रहें समझने में। तो हमने ये देखा कि डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी कहाँ, प्रोविंशियल लेवल में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो है हमारी डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। अब उसका मतलब क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ रहती हैं। कौन सी, एक हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसलर हो गया और दूसरे हमारे मिनिस्टर्स हो गए। एग्जीक्यूटिव काउंसलर मतलब क्या हो गया कि हमारे कार्यकारी पार्षद हो गए, और दूसरा हमारा मंत्री हो गए। अब जो मिनिस्टर्स थे वो हमारे इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड दोनों रहते थे। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ काउंसलर्स क्या होते हैं और मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कैसे इलेक्शंस होता है। पहली बार इलेक्शन भी जो है इसी एक्ट के थ्रू जो है शुरू हुआ था हमारा, डायरेक्ट इलेक्शन।
तो चलिए हमने देखा कि डायरकी जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी हमारे प्रोविंशियल लेवल में। तो प्रोविंशियल लेवल में जो है कौन कौन से प्रोविंसेस में ये डायरकी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी? हमारा पहला असम हो गया, बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, हमारा यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, पंजाब हो गया। तो ये इन सारे प्रोविंसेस में जो है डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए कि ऑप्शन में ये भी आ सकता है इनमें से कहाँ जो है डायरकी नहीं इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये जितने भी प्रोविंसेस के नाम लिखे हुए हैं सिर्फ इन्हीं में जो है डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। इनमें कितनी क्या कैसे सीटें थी वो भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी बट लेकिन ये उतनी सक्सेसफुल हुई नहीं थी, तो इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो है इसको हटा दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि डायरकी जो है कौन से एक्ट के थ्रू जो है हटा दिया गया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और कब हटाया गया था, ये अगर कब का बात आ जाता है तो 1937 में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब लगाया कब गया था, तो 1919 में। और लागू कब से हुआ था, 1921 में। ठीक है, ये चीज़ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आया तो 1919 में, बट जो इंप्लीमेंट हुआ है, लागू जो हुआ 1921 से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में क्लियर करिएगा कि एक्ट पूछ रहा है कि ईयर पूछ रहा है, कब से लागू हुआ है। अब हम डायरकी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा फादर ऑफ डायरकी भी देख रहे हैं। तो फादर ऑफ डायरकी कौन कहलाते हैं? लियोनल कर्टियस जो हैं फादर ऑफ डायरकी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अच्छा, तो हमने यहाँ देखा कि डायकी में जो है डुअल गवर्नमेंट होती है। तो एक हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होते हैं, तो इन काउंसलर्स का हेड कौन होता है? इनका जो हेड जो है गवर्नर होता है। अब इन काउंसलर्स की जो स्ट्रेंथ कितनी होती है? यूजली जो है प्रोविंस एग्जीक्यूटिव जो है 2 से 4 मेंबर के होते हैं। ये 2 से 4 मेंबर की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें एक जो है इंडियन होगा और दूसरा जो है इंग्लिश होगा मिनिमम, फिर डिपेंड करता है आगे। फिर हमारे जो सब्जेक्ट्स थे वो जो है 2 लिस्ट में डिवाइड किए जाते हैं। पहला हमारा रिजर्व और दूसरा हमारा ट्रांसफर्ड हो जाता है। यानी आरक्षित और स्थानांतरित जो है ये 2 टाइप के, मतलब 2 डिविजन्स में जो है सब्जेक्ट्स को बांट दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लिस्ट जो है उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं कौन कौन से लिस्ट में हैं। तो ये चार्ट है हमारा रिजर्व सब्जेक्ट का और हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट का। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में याद करने की, बट हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वो आप देख लीजिएगा कि लाइक जैसे हमारा पुलिस हो गया, ये हमारा रिजर्व सब्जेक्ट हो गया, फिनांस हो गया, इरीगेशन हो गया, लैंड टैक्सेस हो गया, रेवेन्यू हो गया, जस्टिस हो गया, ये सब जो है रिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं। ट्रांसफर्ड में क्या क्या हो जाते हैं? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजियस मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। मतलब जैसे यूजली हमारे जो अभी प्रेजेंट में 7 शेड्यूल में जो भी हम स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट सॉर्ट ऑफ देखते हैं ना, तो ये भी उसी का ही, मतलब इन्हीं के ही बेसिस में वो सारे लिस्ट ही बने हुए हैं। तो ये भी सॉर्ट ऑफ जो है उसी का ही एक रूप है। अब इधर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिजर्व सब्जेक्ट को जो है कौन डील करता है? तो गवर्नर डील करता है। किन के हेल्प से? अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मदद से जो है गवर्नर जो है रिजर्व सब्जेक्ट डील करता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे, ये अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है गवर्नर डील करता है किन की मदद से? मिनिस्टर्स की मदद से, जो कि इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड दोनों रहते हैं, वो भी अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब इधर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में हैं, ये जो मिनिस्टर रहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। जो लेजिस्लेटिव रहती है उसके लिए ये उत्तरदायी रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड इधर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव के लिए जो है रिजर्व सब्जेक्ट्स के मामले में उत्तरदायी नहीं रहते हैं। इधर जो उत्तरदायी कौन रहता है? जो हमारे मिनिस्टर्स रहेंगे वो लेजिस्लेटिव के लिए उत्तरदायी रहेंगे। इधर हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जो है रिजर्व सब्जेक्ट के लिए लेजिस्लेटिव के लिए उत्तरदायी नहीं रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये लिस्ट जो है आप एक बार देख लीजिएगा, जो भी मेजर सब्जेक्ट है, मतलब ये देखने में ही समझ में आ जाएगा कि रेवेन्यू है तो रिजर्व होगा, पुलिस है तो रिजर्व होगा, फिनांस है तो रिजर्व होगा। अब जो स्टेट के सब्जेक्ट है वो तो मतलब जो करंट में प्रेजेंट डे में जो स्टेट के सब्जेक्ट है उसको जो है आप ट्रांसफर सब्जेक्ट में थोड़े से इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो इधर हम ये वाला पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया कि गवर्नर वाज इन चार्ज ऑफ रिजर्व लिस्ट अलॉन्ग विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, है ना। प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव कितने? 2 से 4 मेंबर्स की होती है। और द मिनिस्टर्स वर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर ट्रांसफर लिस्ट। जो भी जो स्थानांतरित सब्जेक्ट में जो भी आते हैं, जो भी लिस्ट आती हैं, तो उनके जो इंचार्ज कौन रहते हैं वो हमारे मिनिस्टर्स रहते हैं। अच्छा, मिनिस्टर से एक बात ये याद है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं तो ये यूजली जो है हमारे लेजिस्लेचर से, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्टेड मेंबर्स ही रहते हैं। बट गवर्नर के पास ये अथॉरिटी रहती है, वो एक नॉन इलेक्टेड मेंबर्स को भी एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। बट उसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के क्राइटेरिया के हिसाब से रहेगा कि वो मिनिमम 6 महीने तक जो है वो मिनिस्टर बन सकता है। उसके आगे जो है उसको उस लेजिस्लेचर का जो इलेक्टेड मेंबर बनना पड़ेगा, तो ही वो आगे कंटिन्यू करने पाएगा। जैसे हमारे में भी ये है ना कि एक नॉन इलेक्टेड मेंबर जो है, नॉन एमएलए या नॉन एमपी को जो है आप एक मिनिस्टर बना सकते हैं, बट 6 महीने के अंदर जो है उसे उस सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। तो इसी तरह इसमें भी है कि गवर्नर जो है किसी भी व्यक्ति को जो है मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, बट 6 महीने के अंदर जो है उसको इलेक्टेड मेंबर बनना पड़ेगा उस विधानमंडल का।
फिर हम देखते हैं कि ये जो मंत्री रहेंगे उन लोगों के प्रति उत्तरदायी रहेंगे जिन्होंने उन्हें विधायिका के माध्यम से चुना था, तो जो लोग भी जो है उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं ये उनके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इन मंत्रियों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों से नामित किया गया था, यानी ये जो मिनिस्टर्स है ये कौन है, कहाँ से, ऐसा रैंडम कोई व्यक्ति तो नहीं बनाया जा सकता है, वो प्रोविजन है, बट यूजली जो भी वो विधानमंडल के जो भी मतलब निर्वाचित सदस्य थे उन्हीं में से इनको जो है नामित किया जाता है। फिर हमारा कार्यकारी परिषद जो है मंत्री के विपरीत विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स थे दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है और गवर्नर जनरल जो है आरक्षित सूची यानी रिजर्व लिस्ट के मामले में हस्तक्षेप कर सकते थे। ठीक है, जो भी रिजर्व लिस्ट में जो भी चीज़ें आ रही थी उनके मामले में ये हस्तक्षेप कर सकते थे, पर ये हस्तक्षेप स्थानांतरित सूची के लिए प्रतिबंधित था, यानी ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और गवर्नर जनरल जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे प्रांतीय सरकार के जो है कार्यकारिणी चीज़ों के लिए। अब हम देखते हैं कि प्रांतीय सरकार में जो हमारा लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल है उसकी संरचना कैसी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ कि द साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली वॉज इंक्रीज, मतलब जो हमारी प्रांतीय विधानमंडल है उसकी जो साइज़ है वो 1909 के मुकाबले जो है बढ़ा दी गई है, जिसमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द मेंबर्स वर इलेक्टेड एंड 30% वर नॉमिनेटेड। ठीक है, तो 40% का जो है निर्वाचन होता था, 30% जो है मनोनीत होते थे और 30% जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स रहते थे। ठीक है, अब अभी हमने ये डिस्कस किया कि डायरकी जो है कौन कौन से प्रोविंसेस में लागू की गई थी, तो ये उन प्रोविंसेस के नाम है और ये उनके नंबर्स हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप ये चीज़ भी देख लीजिएगा कि असम में जो है कितने मेंबर्स थे, एनडब्ल्यूएफ में कितने थे, सेंट्रल प्रोविंस में कितने थे। हमारे लिए सेंट्रल प्रोविंस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे ये वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो ये चीज़ जो है आप याद रखिएगा कि सेंट्रल प्रोविंस में हमारे 73 मेंबर्स थे। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस जो है वर्तमान स्थिति की तरह जो यहाँ पास भी ज़्यादा मेंबर्स थे, अप्रॉक्सीमेटली 124 थे। सबसे ज़्यादा मेंबर्स कहाँ थे, हमारे बंगाल में थे। बंगाल में कितने थे, 140 थे। मद्रास में 132 थे। तो इस तरीके से ये लिस्ट को भी जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन से प्रोविंस में जो है कितने मेंबर थे। अच्छा, इसकी जो है स्टेट प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है इसका जो टेन्योर कितना रहता है, इसका टेन्योर जो है 3 साल का रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी प्रांतीय विधानमंडल का जो है कार्यकाल कितना रहता है, 3 साल का रहता है। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है ये चीज़ जो है हमने पढ़ी हुई है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है इंट्रोड्यूस होता है पहली बार जो है कौन से एक्ट के थ्रू, 1919 एक्ट के थ्रू। बट ये जो है प्रांतीय सरकार में यानी जो हमारे जो प्रोविंशियल लेवल में वहाँ पास नहीं आता है। मतलब दो हम इसको जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कहते हैं, बट यहाँ पर जो बाइकैमरल सिस्टम नहीं आता है। बाइकैमरल सिस्टम जो हमारा सेंट्रल वाली यानी जो केंद्रीय सरकार बन रही होती है उसमें आता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रांतीय लेवल में जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब शुरुआत हुई थी, तो नहीं हुई थी। ठीक है, अब हमारा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पास भी था कि कम्युनल और क्लास इलेक्टरेट्स जो हैं यहाँ पास भी थे और कुछ जो है विमेंस को भी, महिलाओं को भी अधिकार दिए गए थे हमारे वोट करने के। गवर्नर एसेंट वाज रिक्वायर्ड टू पास एनी बिल। अब कोई भी बिल है, जैसे कि हमारे वर्तमान स्थिति है, कोई भी बिल पास करने के लिए जो हमारा प्रेसिडेंट और राज्य के लेवल में जो है गवर्नर का जो है एसेंट चाहिए रहता है, उसी प्रकार जो है उस टाइम में भी जो है गवर्नर का एसेंट जो है ज़रूरी है कोई भी बिल को पास करने के लिए। गवर्नर के पास जो वीटो पावर रहता था और वो गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता था किसी भी, मतलब अगर ऐसा समय आ रहा है कि लेजिस्लेचर जो है सेशन में नहीं है तो हमारे गवर्नर भी जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे। डायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम, इसके पहले जो है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पहली बार जो है डायरेक्ट इलेक्शन जो है कौन से एक्ट के थ्रू आया गया था, तो पहली बार जो है हमारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है इसी अधिनियम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। ये हमारा हिंदी में है, जो भी छात्र हिंदी मीडियम के हैं तो इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार में जो है कार्यकारिणी वाले हिस्से देख लेते हैं कि उसमें जो है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम की पर्सपेक्टिव से। तो पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वॉज द गवर्नर जनरल, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन था, हमारा गवर्नर जनरल था। प्रशासन के लिए 2 सूचियां थी, यानी केंद्रीय और प्रांतीय थी। प्रांतीय सूची जो है प्रांतों के अधीन था, जबकि केंद्र ने केंद्रीय सूची को ध्यान में, मतलब केंद्र के अंडर में आता था। वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद के 8 सदस्य थे। ठीक है, तो जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें टोटल मेंबर कितने थे, 8 मेंबर थे, जिनमें से जो है 3 मेंबर्स जो हैं इंडियन मेंबर्स होते थे। ठीक है, तो 3 मेंबर्स जो हैं इंडियन मेंबर्स थे। गवर्नर जनरल जो है अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय सरकार में भी जो है गवर्नर जनरल जो था हमारा वो अध्यादेश जारी कर सकता था, अब जैसे हम प्रांतीय सरकार में देख रहे थे।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वह उन विधेयकों को भी प्रमाणित कर सकता था जिन्हें केंद्रीय विधानमंडल द्वारा जो है अस्वीकार किया गया था। अगर जो है केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है हमारा रहता है, वो किसी बिल को जो है वो रिजेक्ट कर देती है और गवर्नर के पास आता है और गवर्नर का अपना कंसेंट रहता है कि नहीं उसको पास करना है, तो वो उसको पास कर सकता था। ये पावर था, उनके पास करने ना करने का कोई मतलब नहीं था। एक ओवरऑल जो है कोई मतलब नहीं था, बस ठीक है आप कर रहे हो, काम करते जा रहे हो, बट हमारे ऊपर है, आप पास करोगे तो ठीक है हम रिजेक्ट कर देंगे, या फिर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो हम पास कर देंगे। तो सॉर्ट ऑफ जो है एक डमी ही था। चलिए, तो अब केंद्रीय विधानमंडल हम देख लेते हैं। तो हमने ये चीज़ देखी है कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर जो है कौन से एक्ट के थ्रू आया है, 1919 एक्ट के थ्रू आया है। तो इसमें जो है हमारे दो वो हो जाते हैं, एक काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाता है जो कि हमारा फोरनर ऑफ राज्यसभा रहता है ना, एक राज्यसभा की तरह जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाता है, और दूसरा हमारा लोकसभा की तरह जो है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाता है। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब जो है हमारे दो ये जो है विधानमंडल हो जाते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस हो जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है हमारा अपर हाउस हो जाता है। तो आइए अब इनके कॉम्पोजिशंस देख लेते हैं कि किसमें कितनी सीट्स थे और कितने लोग थे। चलिए, तो ये है हमारा जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी केंद्रीय सरकार विधानमंडल का जो है हमारा चार्ट है। ये हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं और ये हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट की लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। अब इस चार्ट के साथ हमें क्या करना है, ये इमेज के थ्रू जो है आप बहुत ही अच्छे से देख रहेंगे। इसको एकदम सॉर्ट ऑफ शुद्ध देसी हिंदी में कहते हैं ना कि घोट के पी लेना, ये एकदम पीस के उसको पी लेना। तो इस चार्ट को भी आपको एकदम मगअप कर लेना है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फैक्चुअल डेटा काफ़ी है इसमें और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस की आने की एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में। चलिए, तो हम पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली देख लेते हैं यानी केंद्रीय विधान मंडल देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारे टोटल सीट्स की अगर हम बात करेंगे तो 145 सीटें हैं हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल सीट्स कितनी है, 145 हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो कार्यकाल है वो करीब 3 साल का रहता है। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल है वो 3 साल रहता है। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें जो है टोटल 145 रहते हैं। 145 में जो है 41 नॉमिनेटेड रहते हैं। कितने रहते हैं, 41 नॉमिनेटेड रहते हैं। और इलेक्टेड की हम बात करें तो 104 रहते हैं। तो 104 हमारा इलेक्टेड हो जाते हैं और 41 जो है हमारे मनोनीत हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हम इलेक्टेड मेंबर्स में हम बाइफिकेशन देख लेंगे कि कौन से कैटेगरी का कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है, ये चीज़ हमने पढ़ी है ना कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है और ज़्यादा वाइडन कर दिया जाता है। इंट्रोडक्शन जो है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का किसको कहा जाता है, हमारे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को, 1919 को, जो हमारा मॉडल मिंटो हैं इनको जो है इन्होंने जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी। तो अब इलेक्टेड मेंबर्स में जो है 104 हो जाते हैं। अब जनरल में बात कर लेते हैं तो 52 हो जाते हैं। मुस्लिम्स की कितनी सीट्स हो जाती हैं, 30 सीट्स हो जाती हैं। यूरोपियन की बात कर ले तो इनको 9 सीटें दी गई थी। सिक्स की बात कर लें तो इनको 2 सीटें दी गई थी। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर लें तो इनके पास 4 सीटें थी। और हमारे लैंडलॉर्ड्स के बारे में बात कर लें तो ये हमारे पास 7 सीटें थी। तो इस प्रकार से जो है हमारी टोटल 104 सीटें हो जाती हैं। नॉमिनेटेड में बात कर लें तो ऑफिशियल्स की कितनी थी, 26 थी, और नॉन ऑफिशियल्स की कितनी थी, 15 थी। अब ये जो नॉमिनेटेड कौन रहते थे, इनको कौन नॉमिनेट करता था, इनको गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता था। किन से नॉमिनेट करता था, एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियन से नॉमिनेट करता था। ठीक है, क्योंकि मोस्टली वही लोग उनके गवर्न ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स में रहते थे। तो ये जो है यहाँ से हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। इधर हम काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा की बात करें तो इसमें जो है टोटल सीट्स कितनी थी, 60 सीटें थी। और उसके टेन्योर की बात करें तो टोटल जो है 5 ईयर का टेन्योर था, 5 साल का टेन्योर था। काउंसिल ऑफ स्टेट का 5 साल का था और लेजिस्लेटिव असेंबली का, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का 3 साल का था। अब इधर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसमें जो मेंबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स थे। ठीक है, अब ये 60 सीट की हम बाइफिकेशन देख लेंगे तो 26 नॉमिनेटेड थी और 34 जो है इलेक्टेड थी। 34 में हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे तो 20 जो है जनरल को गई थी, 10 जो है मुस्लिम को गई थी, 3 जो है यूरोपियन को गई थी और 1 सिख को गई थी। या नॉमिनेटेड में देख लेते तो 16 और 10 रहती, तो 16 ऑफिशियल्स रहते हैं और 10 जो है आपके नॉन ऑफिशियल्स रहते हैं। तो ये चार्ट जो है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो है ये विधानमंडल कैसा रहता है, तो इसमें जो है हमारे क्वेश्चंस जो हैं, क्या हम लेजिस्लेचर कुड आस्क क्वेश्चंस एंड आल्सो वोट अ पार्ट ऑफ द बजट, यानी विधायक जो है सवाल पूछ सकते थे और बजट के एक हिस्से पे मतदान भी कर सकते थे। अब कितने हिस्से में मतदान कर सकते थे, टोटल 25% में जो है वो वोट कर सकते थे और 75% में स्टिल नॉट वोटेबल था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने परसेंटेज में जो है वो वोट कर सकते थे बजट के, 25% में, 75% में नहीं कर सकते थे। अब बिल हैड टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज बिफोर इट बिकम लॉ एज इट इज़। जैसे आज के टाइम में है कि दोनों सदनों से जो है बिल को पारित करना ज़रूरी होता है उसको जो है लॉ बनाने के लिए। तीसरा हमारा पॉइंट हो जाता है कि देयर वर 3 मेजर्स टू रिजॉल्व एनी डेडलॉक बिटवीन बोथ द हाउसेज। अगर किसी भी तरीके की कोई डेडलॉक आती है तो 3 तरीके से उसको सुलझाया जा सकता था। जॉइंट कमिटीज़ थे, जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस थे, जॉइंट सेटिंग थे, यानी संयुक्त समिति, संयुक्त सम्मेलन और संयुक्त बैठकों के द्वारा जो है किसी भी तरीके का जो है गतिरोध आती थी तो उसको दूर करने के लिए जो है ये जो है पैरामीटर्स यूज़ किए जाते थे।
यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रखिएगा कि इनका जो एक चेयरमैन भी होता था, जिसका जो टेन्योर होता था वो जो है 4 साल का होता था, 4 ईयर्स का होता था। यहाँ पास जो है इस विधानमंडल का एक चेयरमैन भी होता था, जैसे वर्तमान समय में भी होता है, पर उसका टेन्योर जो है 4 साल का होता था। उसको कौन नॉमिनेट करता था? ठीक है, तो वो भी मतलब मेंबर्स के ही बीच से आता था, बट गवर्नर अपॉइंट करता था, गवर्नर जनरल। चलिए अब गवर्नर जनरल को देख लेते हैं कौन क्या कैसे थे ये। तो द एक्ट मेड द गवर्नर जनरल द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी जो ये अधिनियम था 1919 के, ये जो गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बना देता है। द गवर्नर जनरल एसेंट वॉज रिक्वायर्ड फॉर एनी बिल टू बिकम लॉ इफ बोथ द हाउसेज ऑफ पास्ट। अगर दोनों सदनों से जो है बिल पारित हो गया है तो गवर्नर का एसेंट जो है लगेगा उसको लॉ बनाने के लिए। ही कुड ऑल्सो इनैक्ट अ बिल विदाउट द लेजिस्लेचर कंसेंट, कि भाई ठीक है, वो खुद ही स्वामी भी था कि अगर लेजिस्लेचर नहीं भी बना रहा है तो वो भी, उसको भी कोई बिल बनाना है तो वो बना सकता था। साथ ही साथ जो है वह किसी विधेयक को कानून बनने से भी रोक सकता था यदि वह देश की शांति के लिए हानिकारक मानता है। अगर उसे ये लगता है कि देश की शांति भंग हो सकती है तो वो किसी भी बिल को रोक सकता है। वह सदन में किसी भी प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव या बहस को अस्वीकार कर सकता था। ठीक है, आगे गवर्नर जनरल अनुमोदन में कटौती को बहाल कर सकता था, केंद्रीय विधायिका द्वारा अस्वीकृत विधेयकों को जो प्रमाणित कर सकता था, और अध्यादेश भी जारी कर सकता था। ये सारी चीज़ें हमने भी देखा कि ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता था। ठीक है, ही कुड रीस्टोर कट्स इन ग्रांट्स हो सकता था, सर्टिफाइड बिल्स रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अगर जो है केंद्रीय सरकार जो किसी बिल को जो रिजेक्ट कर देती है तो वो जो है अपना ठप्पा दे के, वीटो बिल यूजली उसके पास रहता ही था, तो वो फिर से उसको पारित कर सकता था। कुल मिला के जो है सारा अहम ब्रह्मास्मि वाली चीज़ जो है गवर्नर जनरल था ही था। पता नहीं क्यों, मतलब वो इसीलिए ना कि एक जो है झुंझुना दे ही दिया, कि एक लॉलीपॉप दे दिया कि ठीक है सेल्फ गवर्निंग जो है मतलब आपका जो है स्वशासन, और जो है हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर रहे हैं, पर कैसे हम अपने ही मतलब हम ही सब कुछ कर रहे हैं। बट ठीक है, ये सारी चीज़ें भी, स्वशासन भी हो जाएगा, उत्तरदायी सरकार हो जाएगी। पता नहीं कितना अत्याचार किया है हम लोगों पे इन्होंने। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है वोटिंग है, तो अब इनमें जो है कौन वोट कर सकता था ये आ जाता है कि कौन मतदाता था। तो फ्रेंचाइजी वॉज रिस्ट्रिक्टेड एंड देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये वर्ड जो आप हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में देख ही रहे होंगे कि हमारा जो प्रेजेंटली है, क्या हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में जो इलेक्शन वाले जो भी इनके प्रोसीजर थे, उसमें जो है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था। ठीक है, मतदाताओं ने 300 रुपये का भू राजस्व दिया हो, या किराए की संपत्ति के साथ संपत्ति हो, या कर योग्य आय हो, तो वो वोट कर सकते थे। ठीक है, उनके पास विधान परिषद में पिछला अनुभव होना चाहिए, उन्हें एक विश्वविद्यालय सीनेट का सदस्य होना चाहिए, उन्हें स्थानीय निकायों में कुछ कार्यालयों को धारण करना चाहिए, उन्हें कुछ विशिष्ट उपाधियों धारण करनी चाहिए, और इन सब ने जो है उन लोगों की संख्या को कम कर दिया जो मतदान कर सकते थे। तो ओवरऑल जो है कौन कौन मतदान कर सकता था, ये पॉइंट्स से जो जो मतदान कर सकते थे। इसमें उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बट हाँ एक चीज़ बस याद रखिएगा कि इसमें जो है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था जिस प्रकार हमारे वर्तमान में है। चलिए तो अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस के अंदर जो है कौन कौन से इलेक्शंस हुए थे। तो हमारा जो पहला इलेक्शन हुआ था 1920 में हुआ था। इस इलेक्शन में जो है अप्रॉक्सीमेटली 104 सीटों में चुनाव हुए थे, और जो मेजॉरिटी तो किसी की भी नहीं आई थी। जो मेजर सीट्स जीती थी वो हमारे एमपी के जो फेमस और पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे, डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो हैं जिनके नाम पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है सागर में वर्तमान में। तो उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है करीब 48 सीटें जीती थी 1920 के इलेक्शन में। 1923 के इलेक्शन में जो है करीब 145 सीटों में जो है इलेक्शन हुए थे, और मेजॉरिटी के लिए जो है 73 सीटें चाहिए थी। उसमें जो मैक्सिमम सीट्स आई थी वो हमारी उसी टाइम की बनी हुई स्वराज पार्टी की आई थी, जिसके लीडर जो हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे, और उनकी पार्टी को जो है 38 सीटें मिली थीं। 1926 के चुनाव में फिर से जो है स्वराज पार्टी जो है 38 सीटें जीती थी, और करीब जो है 105 सीटों में चुनाव हुए थे। 1930 में फिर से जो है 104 सीटों में चुनाव होता है, और डॉक्टर हरि सिंह गौर की जो है नेशनल पार्टी, उस टाइम में डेमोक्रेटिक पार्टी ही रहती है, इस टाइम में नेशनल पार्टी जो है 40 सीटें जीतती हैं, सबसे ज़्यादा सीटें जीतती हैं। मेजॉरिटी फिर भी नहीं आती क्योंकि मेजॉरिटी 53 सीट्स में रहती है। 1934 में जो है 147 सीटों में चुनाव होता है, और यहाँ पास जो हमारे भूला भाई देसाई की आईएनसी की पार्टी जो है करीब 42 सीटें जीतती है। और हमारा इसके तहत जो आखिरी चुनाव होता है वो 1945 में होता है, जिसमें 102 सीटों में ये चुनाव लड़ा जाता है, और इसमें जो है आईएनसी जीतती है, और इनका जो टोटल सीट्स रहती हैं वो 59 रहती है। किसके लीडरशिप में ये लड़ते हैं? अबुल कलाम आज़ाद की लीडरशिप में लड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये इतने इलेक्शंस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस के अंडर। चलिए तो अभी हमने जो एक मेजर प्रोविजंस देख लिए हैं इस एक्ट के। अब कुछ और भी जो है इंपॉर्टेंट जो भी फीचर्स थे उनको देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स था कि पहली पार्ट जो है
डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई तो जिसमें जो है विमेंस को भी राइट दिया गया था, राइट टू वोट का। दूसरा हमारा जो है हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन देखा है, तो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स आए थे। कौन कौन से हमारे सिख कम्युनिटी हो गई, इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए और यूरोपियंस हो गए, तो इन सब के लिए जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया था। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हाई कमिश्नर का जो है क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। ठीक है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चौथा जो है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये नाम सुन के थोड़ा सा दर्द तो ज़रूर होता है आज के टाइम के बच्चों को, बट ठीक है। तो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसका जो है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये जो एक पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी शुरुआत हुई थी इसी एक्ट के थ्रू, और एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वो 1926 में हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा ये कि पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी थी पहली बार 1921 में। और ये जो एक्ट बना था, इस एक्ट को जो है 10 साल का एक टाइम दिया गया था रिव्यू करने के लिए। तो ये था कि 10 साल बाद जो है एक कमीशन बैठाई जाएगी इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए, और फिर जो है 1-2 साल पहले ही वही कमीशन बैठती है जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, और उसी के ऊपर उसका विरोध होता है। दो चीज़ की, एक वो 10 साल के पहले बैठती है, और दूसरा जो है हमारे उसके जो भी मेंबर्स रहते हैं तो वाइट मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है साइमन कमीशन भी किससे रिलेटेड, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से रिलेटेड है। तो ये कुछ जो है एक्स्ट्रा फीचर्स थे, जो कि छोटे छोटे फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। चलिए, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इफ़ इन केस अगर कुछ पॉइंट, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं छूटे। इफ़ इन केस कुछ भी पॉइंट्स अगर रह जाते हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में और इसी के कमेंट लिस्ट में भी जो है हम अपडेट कर देंगे। अब ये जो है थोड़ा सा हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी में इनको भी देख लेते हैं। तो पहले अगर मेरिट की बात करें तो डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब द्वैत सेशन ने जो है एक उत्तरदायी सरकार की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, जो मेरिट हो जाता है, इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बाइज। अब इससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मत कंफ्यूज करिएगा, वहां पास एक्चुअल में फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक टाइप का जो है हमारा जो है एक ढांचा, एक संघीय ढांचा की जो है शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी, अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो है 19 से हुई थी, 1919 से हुई थी। बट ये जो कौन से एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया था, तो 1935 एक्ट के थ्रू किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस। कि ठीक है, हम जैसे देखते हैं कि जो प्रोविंसेस में जो है डायरकी थी, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के थ्रू रिजर्व सब्जेक्ट जो है कंट्रोल किए जाते थे, और जो मिनिस्टर्स के थ्रू जो है हमारा जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट कंट्रोल किए जा रहे थे। तो एक टाइप का जो सेल्फ गवर्नमेंट की जो शुरुआत हुई थी। इंडियंस बिकेम अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ क्या होता है कि भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे जो है सिस्टम समझने लगते हैं, और फिर उसी हिसाब से जो है आपने जो उनका मेन मोटो था स्वराज गोल का, उसका जो भी मूवमेंट रहता है उसको चैनलाइज करते हैं। सम इंडियन वुमेन्स ऑल्सो हैड राइट टू वोट की ये चीज़ हमने देखी है कि विमेंस को भी जो है पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन होता है और विमेंस को भी राइट मिलता है राइट टू वोट का। इलेक्शन एरिया एक्सपैंडेड इन इंडिया। ये चीज़ हमने देखी है कि जो हमारा डायरेक्टी सिस्टम था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, तो वो जो है कितने सारे प्रोविंसेस में वो चीज़ जो है एक्सपैंड की गई थी वो एरिया। प्लस जो है वोटिंग परसेंटेज भी, जो वोटिंग सीट्स थी, मेंबर सीट्स थी, वो भी बढ़ाई गई थी हर प्रोविंस में। तो इस प्रकार से जो है ये सारे जो है मेरिट्स थे। अब जो है हम डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट देखते हैं तो हमारा पहला है जो सभी को मालूम कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया था। दूसरा हमारी की फ्रेंचाइजी थी, तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, वो लिमिटेड थी। ठीक है, और कॉमन आदमी यानी आम आदमी जो है उसका भागीदारी नहीं था। गवर्नर जनरल एंड गवर्नर हैड अ लॉट ऑफ पावर की। अब ये चीज़ हमने देखा ना कि सारे पावर्स जो है उन्हीं के पास है। वो तो बस ठीक है नाम के डमी थे कि आप बिल बना रहे हो, एक्ट बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, उनको रिजेक्ट करना कर देंगे, पास करना पास कर देंगे। तो ओवरऑल जो है सारे पावर्स जो है गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास में ही थे। एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज नॉट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोविंसेस इन द आइज ऑफ ब्रिटिश। अब जो भी सीट्स थी तो वो जो पॉपुलेशन के बेसिस में प्रोपोर्शन में जो है डिस्ट्रीब्यूशन उनका नहीं किया गया था। ठीक है, द रॉलेट एक्ट्स वर पास इन 1919 विद सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड प्रेस एंड मूवमेंट। अब ये चीज़ कैरेट स्टिक पॉलिसी में हमने देखा ही था ना कि एक तरफ जो है आप जो है लॉलीपॉप दे रहे हो और दूसरी तरफ जो है रॉलेट एक्ट से जो है आप डंडा चला रहे हो। ठीक है, जो डिस्पाइट द यूनानिमस अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोज बिल्स वर पास। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ बिल ऐसे भी गवर्नर जनरल जो है पास कर देता था जो कि हमारे लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर्स है उसका अपोज कर रहे हैं। ठीक है, एक पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बट ठीक है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने एंड पे उसको पास कर देते। तो ये भी एक जो है मेजर ड्रॉबैक था इस एक्ट का। खैर पूरा का पूरा एक्ट ही ड्रॉबैक था, बट ठीक है आप कुछ पॉजिटिविटी देख रहे हो कि ना सही से कुछ सही। ठीक है, तो उसमें जो हमने प्रीवियस मेरिट्स देखे थे तो वो
कुछ ना सही थे, कुछ सही में कुछ के मेरिट्स थे और बाकी जो है मेजर ये डिमेरिट्स थे हमारे। तो चलिए इस प्रकार जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए गए थे इस एक्ट की तरफ। अब हमने शुरू में भी देखे थे वो रिएक्शंस थे, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, है ना। जो एनी बेसेंट हो गया, बाल गंगाधर तिलक जी के जो हमने रिएक्शंस देखे थे वो सारे रिएक्शंस थे, ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट जो पहला देख लेंगे हमारे महात्मा गांधी जी का कि द माउंटफोर्ट रिफॉर्म्स आर अ वे ऑफ फर्दर कंटेनिंग इंडियाज वेल्थ एंड प्रोलॉन्गिंग हर स्लेवरी, यानी भारत को जो है गुलामी की जंजीरों में और जकड़ने का ये एक्ट का था और जितनी भी जो भारत की बची कुची वेल्थ थी उसको भी जो है ले जाने की व्यवस्था की गई थी इस एक्ट के थ्रू में। ठीक है, फिर आगे जो है बी आर टॉमिलिंसन जो है ये कहते हैं द एक्ट ऑफ 1919 वाज एन अटेम्प्ट टू मेक एन इन्फ्लुएंशियल क्लास अ सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। अब इसके थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीयों में भी एक विभाजन करके एक अलग से सेक्ट बनाने की कोशिश की गई थी इस एक्ट के थ्रू, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहने पाए। ठीक है, कि आपको एक लॉलीपॉप दे दिया कि अब आप जो हैं लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, अब आप विधायक हैं, अब जो आप सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, आप इन सारी चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप 25% मात्र 25% चीज़ों में आप वोट कर सकते हो, कुछ लिमिटेड लोग जो है वोट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा एक अलग से सेक्ट बनाने की कोशिश की गई थी जो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहें। और अगला हो जाता है एक वॉल्टर रीड की एक किताब थी कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन द ब्रिटिश बिट्रेयल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो इस एक्ट के थ्रू जो है सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे जो है ब्रिटिशर्स जो है भारत को अपनी एक और मजबूत कॉलोनी बनाने का ये एक्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये सारे स्टेटमेंट्स थे जो कि इस एक्ट के लिए दिए गए थे। तो आई होप ये सेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। जो भी कुछ इसमें हमने फैक्ट्स और जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई जो है टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के जो है इस सेशन के पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।